संस्कृत भाषा, जिसे विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है, जो वाचन और स्मरण की पारंपरिक व्यवहृत रीति के साथ आज भी व्यवहारणीय भाषा के रूप में सुप्रतिष्ठित है। जहां एक ओर अन्य वैश्विक संस्कृतियों की ज्ञान राशियों के संग्रहण और संरक्षण हेतु विशाल ग्रंथागारों या पुस्तकालयों के निर्माण पर ही अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति दिखती है, वहीं युग युगांतरों से वंश वंशांतरों तक भारतीय संस्कृति में सन्निहित अनुपम ज्ञान निधियों का प्रचार और प्रसार उत्कृष्ट मेधा शक्ति संपन्न संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा संभव होता रहा, जो समूचे विश्व के लिए निस्संदेह सदियों से आश्चर्य का एक विषय रहा। परंतु अब आधुनिक विज्ञान के अनुसार हुए अनेक शोधों से यह तथ्य अधिक स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत भाषा का उच्चारणगत तथा स्मरण परक प्रभाव इतना होता है कि मस्तिष्क स्वयं अधिक सक्रिय होकर मनुष्य की बुद्धि की संग्राहकता और प्रत्युत्पन्न मतित्व को अन्य भाषाओं के प्रयोक्ताओं की अपेक्षा अधिक उत्कर्षपूर्ण स्थिति की ओर ले जाता है। अब तक की सभी रिसर्चेस शुक्ल यजुर्वेद के यजुषों के उच्चारण पर आधारित रही हैं। एमआरआई स्कैनिंग करने पर यह पाया गया कि जो वेद पाठी रहे हमारे 7-8 वर्षों का अनुभव रखने वाले, इन सभी के मस्तिष्क के वो हिस्से जो बोधगम्यता अर्थात कॉग्निटिव पावर, स्मृति दक्षता अर्थात मेमोरी पावर से संबंध रखते थे, वहाँ ग्रे मैटर की डेंसिटी लगभग 10% तक बढ़ी हुई पाई। कहने का अर्थ है कि हमारे वेद पाठी न केवल बुद्धिमान हो रहे थे बल्कि स्मृतिवान भी हो रहे थे। किंतु लेटेस्ट रिसर्चेस में कुछ नई और अत्यंत महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जिनमें से एक है कि ये नजसों के उच्चारण से हमारे शरीर का तनाव कम होता है, क्योंकि जो हमारी चुटिया के पीछे वाला हिस्सा है मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ भी ग्रे मैटर अधिक मात्रा में पाया गया है। शोध अध्ययनों व वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा संस्कृत के मानसिक व बुद्धिगत प्रभाव को समझने के कई प्रयास समय समय पर होते रहे हैं, जहां पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक तथा शोध केंद्र अधिक सक्रिय रहे हैं, जो भारतीय शोध संस्थानों के संसाधनों का भी सहयोग लेते रहे हैं। We compared professionally trained Vedic pundits, Yajurveda pundits from the Delhi area with carefully matched controls, and we found really large differences in their gray matter and cortical thickness between the two groups. So this is what's called a cross-sectional study, and cross-sectional studies show you that the phenomenon that you're interested in. So in this case, we're looking, is there some relationship of the brain plasticity or the changes in gray matter that might occur from this practice. इन्हीं विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर संस्कृत प्राणभूत वैदिक मंत्रोच्चार के विशिष्ट प्रभाव को यूनेस्को ने भी स्वीकृत करते हुए सन 2003 में इसे मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया था। निश्चय ही संस्कृत भाषा द्वारा मस्तिष्क पर होने वाले अत्यंत सकारात्मक प्रभाव को संस्कृत मर्मज्ञ व भारतीय प्राच्यविद भी प्रायोगिक रूप से सिद्ध न करते हुए भी योग, सांख्य आदि शास्त्रों के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से सिद्ध करते रहे हैं, यह अवश्य समझा जा सकता है। संस्कृत भाषा का निर्माण संसार के 195 देशों में बोली जाने वाली अन्य समस्त भाषाओं से बिल्कुल अलग, विशिष्ट और वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। अन्य देशों में जहाँ शब्दों का निर्माण और उनके अर्थों का विकास हुआ, वहीं भारत में ऋषियों ने यह जानने की कोशिश की कि हमारा मस्तिष्क कैसे शब्दों को ग्रहण करता है, उनका अर्थ समझता है, शब्दों का भंडारण करता है और फिर आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करता है। इसके द्वारा उस युग में ही एक भाषा विज्ञान का निर्माण हुआ, जो कि वस्तुतः हमारे मस्तिष्क की कार्य पद्धति का एक नमूना, एक मॉडलिंग ही था, जिसके द्वारा ऋषि बृहस्पति ने संस्कृत भाषा को पहली बार संस्कारित किया, जिसका प्रमाण हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त में मिलता है। बृहस्पति कहते हैं, शक तुम इव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत। वाचम अकृत भाषा का निर्माण किया, कैसे? शब्द सामग्री को छान कर, निथार कर, परफेक्ट करके, फिल्ट्रेशन के द्वारा। इसी का परिणाम है जो इन रिसर्चेस में हमें मिल रहा है कि संस्कृत लगातार बोलने से हमारे मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि होती है। समग्रतः संस्कृत वाङ्मय और स्वयं संस्कृत भाषा की विशेषताओं को ध्यान में रखकर भारतीय ज्ञान परंपरा के सिरमौर के रूप में संस्कृत की स्थिति को निस्संदेह समझा जा सकता है। नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज।